नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एकेडमी में। हमने संगम काल से संबंधित सभी टॉपिक्स को लगभग डिटेल से देख लिया है। जो तमिल साम्राज्य है उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वह भी हमने डिटेल से देख लिया है। तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि जो संगम काल से प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वह प्रश्न कौन से हैं और क्या हम उन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपका संबंधित होंगे आर्ट एंड कल्चर से, क्योंकि अभी हमने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को नहीं किया है तो उन प्रश्नों को हल करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो इतिहास के रेफरेंस से पूछे गए प्रश्न है उन प्रश्नों को हम काफी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने का तरीका क्या है कि आप प्रश्न को देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और फिर आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप यह आकलन कर पाएंगे कि जो कुछ आपने पढ़ा है वह क्या ठीक है और आपकी पढ़ाई का जो स्तर है वह किस प्रकार से है। तो लगभग 40 प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो इसका पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट में इसके आपको 40 वीडियो मिलेंगे। तो कुल मिलाकर संगम युग से लगभग 80 प्रश्न आपको मिलेंगे और इनके माध्यम से आप पूरे संगम साहित्य को और संगम युग को रिवाइज कर ले जाएंगे और आने वाली परीक्षाओं में जब भी कभी इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा या रिपीटेड क्वेश्चन कोई आएगा तो आप उसको बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं संगम युग से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को। पहला प्रश्न अगर हम देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो चोल साम्राज्य की नींव डालने वाला जो व्यक्ति है वह कौन है? विजयालय। और यह शुरू में क्या था? एक सामंत था किसका? पल्लवों का। और बाद में यह स्वतंत्र शासन व्यवस्था को अपनाता है। इसने क्या किया? 850 ईस्वी में जो तंजौर का क्षेत्र है उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अपनी एक अलग शासन व्यवस्था को स्थापित किया। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो जब हम देखते हैं आपका बृहदेश्वर मंदिर जो कि कहां पर है? तंजौर में। और यह राजेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसी मंदिर में हम देखते हैं कि हमको नंदी की एक विशाल मूर्ति मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में, उस समय चोल सम्राट कौन था? तो हम देखते हैं राजराज प्रथम के काल में यह निर्मित हुआ था, इसीलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो जब हमने बात की थी बार बार आपसे कि किन किन क्षेत्रों पर किसका किसका अधिकार था, तो वहां हमने देखा था कि जो कोरोमंडल तट है, जो दक्कन का कुछ क्षेत्र है, वहां पर हमको चोलों का साम्राज्य दिखता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो आपका कृष्णा नदी है प्लस आपकी जो तुंगभद्रा नदी है, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वहीं पर हमको चोल साम्राज्य दिखता है। अगला प्रश्न, चोलों की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका तंजौर है यही सबसे फेमस है और यह चोलों की राजधानी है। इसके अलावा एक चीज आप और याद रखिएगा कि एक स्थान मिलेगा आपको गंगैकोंड चोलपुरम, यह भी चोलों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध होगा। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता है? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। देखिए मंडलम हमने देखा था, यह राज्य को ही कहा जाता था, तो यह विभाजन नहीं बल्कि राज्यों को ही मंडलम कहा जाता था, तो यह गलत हो गया। जो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता है यह हम देखते हैं तो यह ठीक है। जो राज्य के मंत्री हैं उनको समस्त अधिकार मिले हैं, यह भी गलत है क्योंकि सारा अधिकार मिला है किसको? राजा को। और जो कर संग्रह प्रणाली है वह सस्ती है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हम देखते हैं कि जो विलेज असेंबली है इसी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन मिलता है? तो वह कौन सा है आपका? चोल साम्राज्य। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध चोल साम्राज्य। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य एक व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भी आपका चोल साम्राज्य। तो आप इन प्रश्नों को देखिए, एक ही प्रश्न की भाषा बदलकर बार बार आपसे पूछा जा रहा है अलग अलग परीक्षाओं में। तो आपने एक बार इस टॉपिक को समझ लिया कि स्थानीय प्रशासन के लिए चोल साम्राज्य सबसे फेमस है, तो जब भी प्रश्न आएगा आप आसानी के साथ उसको टिक कर पाएंगे। यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का, कि जब भी रिपीटेड वे में ये क्वेश्चन आएंगे या कोई रिपीटेड क्वेश्चन आएगा या उससे संबंधित टॉपिक भी आएगा तो हम उसको आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए,
चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह कहाँ है? तो हम यह देखते हैं जो उत्तर मेरूर का क्षेत्र है इनके शिलालेखों में यहाँ पर लिखा गया है, मतलब जो शिलालेख है उसमें क्या लिखा गया है कि जो ग्राम सभा है वह ग्राम सभा स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र का शासन चला सकती है। जो केंद्रीय नियंत्रण है वह बहुत कमजोर दिखता है इन ग्राम सभाओं पर, इसीलिए यह स्वतंत्र रूप से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल पाते हैं। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो जब हम देखते हैं चोल गांवों को, तो यहाँ के जो गांव हैं उनसे संबंधित एक टर्म मिलेगा हमको वारियम, जो कि अधिकारी है एक तरह से कार्यकारिणी समिति के, कहाँ के? चोलों के ग्राम प्रशासन से संबंधित, इन्हीं को कहा जाता था वारियम। अब इसको देखिए आप, जो आपका संवत्सर वारियम है यह फेमस होगा किसके लिए? वार्षिक समिति के लिए। जो आपका एरी वारियम है यह फेमस होगा तालाब समिति के लिए। फिर आपका जो ये पोन वारियम है यह होगा स्वर्ण समिति के लिए। तो उद्यान प्रशासन जो देखता था वह है आपका टोट वारियम। अगला प्रश्न देखिए आप, चोलों ने पांड्य तथा चेल राजाओं को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक समकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मतलब चोलों ने पांड्य राजाओं को और चेल शासकों को पराजित किया। फिर चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। अब इसमें आप देखिए कि जो चोल साम्राज्य है उसका आधिपत्य हमको दिखता है, मतलब उसने चेल शासकों पर और पांड्यों पर अपना अधिकार स्थापित किया। और यह काम किया किसने? परांतक प्रथम ने। इसने क्या किया? जो मदुरा का क्षेत्र है वहां के पांड्य राजाओं को हराया और उपाधि धारण की मदुरै कोंड की। तो परांतक को मदुरै कोंड की उपाधि मिली जब इसने पांड्यों को हराया, और वह भी कहां? मदुरा में। तो कुल मिलाकर हम देख पाते हैं कि जो चोल शासक हैं इन्होंने पांड्यों पर और चेरों पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। जब हम देखते हैं शैलेंद्र साम्राज्य को, तो इस पर भी चोलों का शासन दिखता है और इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय कैसी है? तो हमने जैसे आपको पहले ही बताया था कि जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बहुत डीप, उनको हम बहुत ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को हमने नहीं किया है। लेकिन आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जो आपको ये नटराज की मूर्ति मिलेगी यह चतुर्भुज आपको ज्यादातर दिखेगी। तो आप इसको कॉमन सेंस से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमने इसको अभी नहीं पढ़ा है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को हमने नहीं छुआ है अभी तक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो जब हम देखते हैं आपकी नटराज मूर्ति, तो इसी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई है। तो इसमें भी नटराज की जो शिव मूर्ति है और यह कांसे की बनी है, यही सबसे फेमस है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो यह चोल कला का उदाहरण है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो इस रूप में जब हम शिव को देखते हैं तो शिव हमको एक शिक्षक के रूप में दिखते हैं। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो जब हम समय देखते हैं कुलोत्तुंग प्रथम का, तो इसी समय 72 व्यापारी लगभग 1077 ईस्वी में चीन में भेजे गए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो हमने देखा था जो चोल साम्राज्य है इसी के पास नौसैनिक शक्ति थी। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसमें हम देखते हैं जो चोल साम्राज्य है इसी में सबसे विस्तृत रूप से यह व्यवस्था हमको मिलती है। हालांकि जब भी हम भारतीय राजाओं को देखेंगे तो अपने समय काल में ही ये युवराज का चयन करते हैं, लेकिन यह परंपरा मिलेगी हिंदू राजवंशों में। जब आपका मुस्लिम शासन आएगा तो उनमें यह व्यवस्था हमको नहीं मिलेगी। कई बार मुस्लिम शासकों में आप देखेंगे कि आपसी द्वंद्व होंगे पिता पुत्र में, भाई भाइयों में, जिससे वह शासन व्यवस्था पर अधिकार कर सके। लेकिन हिंदू शासक में या हिंदू राजवंशों में हम देखेंगे कि जो राजा है वह अपने शासनकाल के दौरान ही युवराज की घोषणा कर देते थे और यही युवराज भविष्य का राजा होता था। तो चोल राजा ऐसा सबसे ज्यादा करते थे, हालांकि यह सभी राजाओं द्वारा देखा जाता था। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन था? तो इसमें हम देखते हैं जो राजेंद्र प्रथम है यही वह व्यक्ति है जो बंगाल की खाड़ी में अपने वर्चस्व को
बढ़ाता है। यह राजराज प्रथम का क्या है, पुत्र है। और इस राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि 117 ईस्वी आते आते इसने क्या किया था, जो पूरा सिंघल द्वीप है या जो श्रीलंका है उस पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, तो यह राजा कौन है, राजेंद्र प्रथम। और इसने क्या किया था, जो गंगा घाटी का क्षेत्र है वहां पर हमला किया और उनके जो पाल शासक हैं उनको हरा दिया। और जब इसने पाल शासकों को हरा दिया तो उसके बाद जो पाल शासक है महिपाल, उसको बंदी बना लिया और उसी के उपलक्ष्य में इस राजधानी की स्थापना की गई, जिससे यह उत्तर के राज्यों पर अपना शासन कायम रख सके। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि जो आपका राजेंद्र प्रथम है यही वह शासक है। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की, तो इसमें भी हम देखेंगे कि जो इसका राजा है राजराज प्रथम, इसी ने जल सेना प्रारंभ की थी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो आपका राजा मिलता है राजराज प्रथम, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की। यही वह व्यक्ति है जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया और चोल शासन व्यवस्था को स्थापित किया। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की, तो हमने देखा जो राजेंद्र प्रथम है यही वह व्यक्ति है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो यह राजा मिलता है कौन आपको, कुलोत्तुंग प्रथम। तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आप बहुत आसानी के साथ अंदाजा लगा पाएंगे कि हमने किस लेवल तक जाकर इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, जिससे आप बहुत आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को अटेंड कर पा रहे होंगे। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनके विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो इनमें से कौन सा सही है और क्या कथन ए का सही कारण है कथन आर, तो इसमें हम देखेंगे कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि चोलों के विषय में हमको ज्यादा जानकारी है और उसका जो कारण है वह यह कि उन्होंने अभिलेखों का निर्माण करवाया, तो कथन और कारण दोनों सही है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एरीपत्ती मिलेगा आपको, तंयूर मिलेगा आपको और घटिका, इनके जो विवरण है क्या वह सही है। तो जब हम देखते हैं एरीपत्ती, तो वास्तव में यह वही भूमि है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। हम देखते हैं आपका घटिका, यह मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय है, यह भी ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं तंयूर, तो यह मिलता है हमको ग्राम संघ के रूप में, तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी मणिग्राम इससे संबंधित होगी। हालांकि नाना देशी भी मिलते हैं इससे कनेक्टेड, लेकिन ज्यादा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, तो कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो इसमें हम देखते हैं जो आपका तगर क्षेत्र है यही वह व्यापारिक केंद्र है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो हम देखते हैं जो आपका ये पुलकेशिन द्वितीय है यही चालुक्य वंश का सबसे महान शासक है। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो इनमें हम देखते हैं कि जो आपके चालुक्य शासक हैं यह इस व्यवस्था को अपनाते थे। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो हमने जैसे पीछे देखा है कि वातापी इनकी राजधानी थी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है, तो जब हम आपका देखते हैं एहोल का लेख, उसी में हमको कवि कालिदास का नाम मिलता है। और जो आपकी ये एहोल प्रशस्ति है यह किसके शासनकाल में लिखी गई, जो आपका पुलकेशिन द्वितीय है इसी के शासनकाल में यह लिखा गया। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो अभी हमने देखा कि जो आपका ये पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है यहीं पे इसका उल्लेख हुआ है। इस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियानों को भेजा था। तो जब हम काल देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम का, तो इसी समय हमको यह मिलता है कि 2 समुद्री अभियान भेजे गए थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यमन प्रिय शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने बहुत डिटेल में देखा था कि यह काली मिर्च के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। तोलक्कापियम ग्रंथ
संबंधित है किससे? तो इसको हमने भी देखा था कि जो आपका तोलक्कापियम है यह फेमस है किससे? व्याकरण से, और इसमें सूत्र रूप में रचनाएं दी गई हैं। संगम साहित्य में तोलक्कापियम एक ग्रंथ है किससे संबंधित? तो अभी जैसे हमने देखा यह तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तो इस वीडियो में हमने लगभग 40 प्रश्नों को देखा है। वीडियो को छोटा रखने का पर्पज ये है जिससे आप आसानी के साथ इसको कवर कर पाएं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।